वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मजे में हैं? चले सर, ईपीएस अफेक्टिवली आज हम शुरू करेंगे। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर जो हमने ईपीएस पढ़ा था वो ईपीएस हमने सिर्फ छुआ था। असल अब ईपीएस पे आएंगे। ईपीएस हमने कहा अर्निंग्स पर शेयर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। उसको हम क्या कहते हैं? ईपीएस। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको आवाज आ रही है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों चले। हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट फिगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है अर्निंग्स पर शेयर। अब सर हमने कहा ये जो ईपीएस होती है इसके अंदर हम न्यूमरेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास एक चीज होती है, वो होती है प्रेफरेंस शेयर्स। क्या चीज होती है? प्रेफरेंस शेयर्स। सर ये प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के थे, कौन से? रिडीमेबल और हमने कहा इररिडीमेबल। रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम के शेयर्स होते हैं, असल में क्या होते हैं? हमने कहा सर असल में ये होते हैं लाइबिलिटी। और इररिडीमेबल हमने कहा ये असल में होते हैं इक्विटी। ऐसा ही है सर। अब मैंने आपको इसके बाद लिखवाया था कि इनका जो इंटरेस्ट होता है वो असल में क्या होता है? इनका जो डिविडेंड होता है वो असल में इंटरेस्ट होता है, जबकि इनका जो डिविडेंड होता है वो वाकई में। अब सर सुनिएगा, ईपीएस इम्प्लीकेशन, ये मैंने आपको कहा था एक लाइन छोड़ दीजिएगा इसके लिए। ईपीएस इम्प्लीकेशन, नो इम्प्लीकेशन। यहां पर ईपीएस इम्प्लीकेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स to compute EPS. Subtract from profit after tax to compute EPS. ये हमने कहा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। किस वजह से? हमने कहा EPS कंप्यूट करने के लिए। क्या हम क्लियर है बेटा? IS20 के सॉल्यूशंस हैंडआउट के पीछे ही लगे हुए थे। क्या हम क्लियर हैं सर? अब सर आ जाए रिडीमेबल को एक दफा क्विकली रिवाइज करा देता हूं। रिडीमेबल को भी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो कि हमने कहा कंपनी आपको बोलती है आज हमें पैसे दो, हमसे प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, और एक अरसे के बाद हम क्या करने वाले हैं? हम तुमको जो है तुम्हारा कैश वापस कर देंगे। रिडीमेबल। इररिडीमेबल में कंपनी कहती है कि भैया हम तुम्हें कभी भी तुम्हारा कैश वापस नहीं करेंगे। अच्छा भाई, फिर क्या होगा? इररिडीमेबल में कंपनी कहती है कि तुम चाहो तो ये मार्केट में बेच दो, या तो हम इसकी जगह आपको क्या दे देंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या हम क्लियर है मेरा बच्चा? अब हम आते हैं सर, इररिडीमेबल शेयर्स की फर्दर दो काइंड्स होती हैं। कितनी काइंड्स होती हैं? दो काइंड्स। मैं लिख रहा हूं यहां पे इररिडीमेबल। इररिडीमेबल इनकी हमने कहा फर्दर दो काइंड्स हैं। सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। अभी मैंने हैंडआउट कोई भी नहीं दिया बेटा।
सर इररिडीमेबल की फर्दर दो काइंड्स और वो फर्दर दो काइंड्स कौन सी हैं? सर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यासीन भाई से हैंड आउट भी पूछ लिया। और सुन, यासीन भाई को बोल के 20 और बना के रखे, जो अभी है वो दे दे, 20 और बना के रखे। सर इररिडीमेबल की फर्दर दो काइंड अब सबने सुनना है, बड़े गौर से मेरा बच्चा। रिडीमेबल आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? जो हमने कहा नाम के शेयर है, असल में डिबेंचर है, बॉन्ड है, कोई लाइबिलिटी है, लोन है। इररिडीमेबल वाकई में शेयर्स हैं। दोनों के केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स में होता क्या है, हम डिविडेंड फिक्स दे रहे होते हैं। सही है सर? दोनों के केस में डिविडेंड क्या मिल रहा होता है? फिक्स। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, एक कंपनी अपने पास रख लेती है, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और दूसरा क्या होता है? डिविडेंड। सही है? पहले पूरा प्रॉफिट कहां चले जाता है? पहली एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, पूरे प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाते हैं, और जब डिविडेंड देते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल या बैंक क्रेडिट। ठीक है सर? अब रिडीमेबल में भी दो होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। कौन तुक्का लगाएगा इसका? क्यूमुलेटिव वोटिंग राइट्स का इससे अभी फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव में कौन तुक्का लगाएगा? एक साथ जमा करना। नॉन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव तुक्का लगाओ, तुक्का मुसलमानों। सर क्यूमुलेटिव के अंदर होता है कि अगर हमने आपको वादा किया हुआ है डिविडेंड देंगे, हमने क्या वादा किया हुआ है? अब अगर किसी वजह से एक साल कैश नहीं था हमारे पास, हम डिविडेंड नहीं दे सके, तो हम आपको अगले साल 2 सालों का देंगे, एक अगले साल का और एक पिछले साल का। सही है सर? जबकि नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर हमने इस साल डिविडेंड दिया तो दिया, अगर ये साल गुजर गया और हमने आपको डिविडेंड नहीं दिया तो अब आपको अगले साल सिर्फ 1 साल का मिलेगा, उस साल का, पिछले साल का नहीं मिलेगा। आप एक जगह सैलरी पे गए, यूनिलीवर ने जॉब इंटरव्यू में कहा, भैया देखो आजकल थोड़ी कैश फ्लो पोजीशन टाइट है, लेकिन हमारा नाम बहुत बड़ा है। तब सीन ऐसा है, अगर 31 तारीख तक तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ गई ना तो आ गई, 31 को नहीं आई ना तो फिर अगले महीने की 30 को आएगी, अगले महीने की, और 30 को सिर्फ उसी महीने की आएगी, इस महीने की नहीं आएगी। तो यूनिलीवर ने कहा ये जो मैं आपको सैलरी की सेटलमेंट कर रहा हूं ये कौन सी है? नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या कह रहे हैं कि अगर नहीं भी हमने किसी वजह से दे सके तो अगले साल लाजमी देंगे। सही है सर? अब आए डिविडेंड will be paid whether declared in a year or not। हम डिविडेंड पे करेंगे चाहे उस साल डिविडेंड डिक्लेयर हो या, हाँ उस साल डिक्लेयर नहीं हुआ तो कैश आपको अगले साल मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा। सही है सर? लेकिन मिलेगा। ये सर ये समझे हैंड आउट्स, मैंने आपको हैंड आउट दिया, अभी हम हैंड आउट बांटेंगे, कुछ को मिल गए कुछ को नहीं मिले। मैंने कहा यार देखो जिसको मिल रहे ना, आज मिल गए वो मिल गए, अब आज जिसको नहीं मिला उसको अब कभी भी हैंड आउट। तो ये हमने कहा नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या है? जिनको आज नहीं मिले उनको अगली क्लास में मिल जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है? डिविडेंड विल बी पेड वेदर डिक्लेयर्ड इन अ ईयर और नॉट। इसकी आते हैं ईपीएस इम्प्लीकेशन। ईपीएस इम्प्लीकेशन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर कंप्यूटिंग ईपीएस। सवाल में आपको लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। अब आपने कहा मुझे हमेशा इसको क्या करना है, माइनस करना है। यहां पर आते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। डिविडेंड will be paid only if declared। अगर डिक्लेयर होगा तो ही पे होगा, वरना नहीं होगा। ईपीएस इम्प्लीकेशन, ईपीएस की इम्प्लीकेशन क्या है? हमने कहा सब्ट्रैक्ट from profit after tax only if dividend is declared। अगर सवाल में वो हमें बताएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो ही हम माइनस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सर हमारे लेवल पे याद रखना, न्यूमरेटर साइड पे, किसकी साइड पे? न्यूमरेटर की साइड पे यही शरारत है, इसके अलावा शरारत है ही नहीं, इसके अलावा शरारत है ही नहीं। चढ़ गया इसके पेपर मारने का चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। इस अटेम्प्ट में ये मैक्सिमम कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का। सर बाकी कैसे ज्यादा भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जी सिर्फ दूसरे साल का ही मिलेगा। मैंने कहा आज की क्लास में जिसको हैंड आउट मिल गया, जिसको नहीं मिला अब अगली क्लास में उसको अगली क्लास का हैंड आउट मिलेगा। ये वाला हैंड आउट वापस नहीं मिलेगा। चले सर अब मैं आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। रुकें जरा, सब्र करें, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सर अगर कंपनी जो है ना, अगर कंपनी का नाम ज्यादा है, कंपनी का नाम ज्यादा है तो कंपनी देगी नॉन क्यूमुलेटिव, और नाम कम है तो क्यूमुलेटिव। एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, नॉन क्यूमुलेटिव की एग्जांपल, किसकी एग्जांपल? भाई यूनिलीवर है। कौन है? यूनिलीवर है। हमने कहा यूनिलीवर का नाम बहुत बड़ा है, तो यूनिलीवर को भी ये बात पता है कि हमारा नाम बड़ा है, तो वो जब भी आवाम से पैसे लेगी प्रेफरेंस शेयर की मद में, वो कहेगी भाई तुमको हम नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड दे रहे हैं। पैसे हुए तो डिविडेंड देंगे, पैसे नहीं हुए तो हाँ, डिविडेंड तुम्हारा फिक्स है 10%, लेकिन पैसे हुए तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सर कंपनी का नाम इतना नहीं है, ABC एंड को है। अब उसको लोग अगर वो कहेगी ना हम नॉन क्यूमुलेटिव देंगे, लोग बोलेंगे चल भाई पैसे ही नहीं दे रहे, उसको क्या देना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव। वो कहेगी पैसे हो या ना हो हमें तुम्हें डिविडेंड देना है। हाँ अगर पैसे नहीं हुए तो अगले साल एक साथ 2 सालों का डिविडेंड दे देंगे। क्या हम क्लियर हैं नौजवानों? हैंड आउट मिल गए? हैंड आउट सबको मिल गया मेरा बच्चा? किस किस को नहीं मिला है? बस आ रहे हैं थोड़े से। अगर आपको और जो है, अगर कोशिश ये करें सबके नजरों के सामने एक हैंड आउट हो जाए। ऑनलाइन वालों आपको ग्रुप में भी मिल चुका है, और आपको चले सर अब इधर आ जाए, सबकी तवज्जो। हैंड आउट मिलने के बाद बोर्ड की तरफ इसका सवाल भी देखेंगे, लेकिन सवाल से पहले एक बुनियाद बना देंगे। याद रखिए सर एक बात बता रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है ये, वन ऑफ द मोस्ट। ये FAR 2 में भी जब तक था बच्चों को मार्क्स फ्री के देके जाता था, CA फाइनल में भी बच्चों को फ्री के मार्क्स दिए जाते थे।
सर अब हम बात करेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक सर बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या कोई और भी होती है? यस, एक होती है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड क्या होती है? अभी हम इसकी गहराई में बेसिक अर्निंग पर शेयर बताती है कि भैया नॉर्मल हालत में हमें बता दो कंपनी ने एक शेयर पे कितने कमाए। नॉर्मल हालात में कंपनी ने एक शेयर पे कितने कमाए। अब इधर देख लेना भाई, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही है। अब मैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। अब मैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस कौन से वालों का? डिविडेंड, इररिडीमेबल का। और इररिडीमेबल में भी फिर देखना होगा क्यूमुलेटिव है या, और माइनस करेंगे ये चीज FAR2 से रेलेवेंट है। इसको अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में भी सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, ये हमारे लेवल पे नहीं पूछ सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तुम लोग FAR2 में जाओगे तब EPS FAR2 में भी एग्जामिनेबल होगा, वहां पे पूछा जा सकता है। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI। अब सुनना, ये चीज इसके आगे लिख लाऊं तुम्हारे लिए क्या है? आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। सर ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI का मतलब क्या है? सर जब एक कंसोलिडेशन हम करते हैं ना, कंसोलिडेशन क्या होती है? अगर एक कंपनी उसने किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स किए हुए तो उनके अकाउंट्स मिलके बनते हैं। क्या बनते हैं? अब आपने एक कंपनी है जिसके 60% शेयर्स लिए हुए, तो 100 में से 60% अगर आपके पास हो तो आपका उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल होगा, मतलब आपकी उस कंपनी के ऊपर चलेगी। आप पेरेंट बन जाएंगे, वो कंपनी क्या बनेगी? सब्सिडियरी। अब उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 60% किसका है और 40% किसका है? किसी और का। भाई एक कंपनी है, आप पेरेंट है, सही है, और आपकी एक है सब्सिडियरी। और सब्सिडियरी क्यों है? आपने उसके कितने % शेयर्स लिए हुए? 60%। अगर आपके पास है आप 60% से हक जमा सकते हो, लेकिन 40% किसी, तो वो जो 40% किसी और के पास है ना, उस 40% वाले को हम कहते हैं NCI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या होती है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये FAR2 में हम पढ़ते हैं कंसोलिडेशन में, सही है सर। ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो हमें कहा गया नॉर्मल केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस, कंसोलिडेशन के केस में एक और चीज माइनस करोगे, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI। अब ये NCI क्या होती है? सब्सिडियरी में जो पेरेंट के अलावा किसी और का शेयर हो उसको हम क्या कहते हैं? NCI। और अभी इस NCI की डिटेल्स में हमें जानने की जरूरत, हमारे लिए पेपर में सिर्फ न्यूमरेटर में एक शरारत है, वो क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या कहा सर ने? अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लेवल पे FAR1 लेवल पे न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली साइड, सही है सर। न्यूमरेटर में हमारे पर सिर्फ एक ही शरारत है, वो क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, क्लियर है सर। अब आऊंगा, इसको कॉपी भी चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, करना है तो फौरन सिर्फ ये कॉपी कर लो। अगली चीज पे आऊंगा, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज शेयर्स। इसको हम डिवाइड किससे करते हैं? वेटेड एवरेज शेयर्स। अब इसके अंदर 5 शरारतें हैं इस वक्त बेसिक में। कॉपी कोई नहीं करेगा, सिर्फ ये कॉपी करें। वेटेड एवरेज शेयर्स, वेटेड एवरेज शेयर्स, सही है सर। ये मिटाऊं? हमने कहा सर जब वेटेड एवरेज शेयर की हम बात करते हैं तो न्यूमरेटर में तो एक ही शरारत है, वो क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन हमने कहा सर डिनोमिनेटर के अंदर एक से ज्यादा शरारतें हैं।
अब डिनोमिनेटर में कुल मिला के सर कितनी शरारतें हैं? 5। पहली शरारत कर रहा हूं बोनस। अब सुनना, ये बोनस वो नहीं है जो तुमने सैलरी में पढ़ा हुआ है टैक्स के अंदर, ये वो वाला बोनस नहीं है, ये वो वाला बोनस नहीं है। बोनस का सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ये बोनस क्या होता है, कितनों को पता है क्या होता है ये बोनस? नहीं। अब आए सर, मैं आपको बताता हूं। सुनना, कंपनी का प्रॉफिट आया कितना? 50 मिलियन। चल तेरी ख्वाहिश के हिसाब से। इसमें से कंपनी ने कहा हम 20% डिविडेंड देंगे। कितना देंगे? 50 मिलियन आया। कंपनी ने कहा हम इसमें से पहले तो पूरे प्रॉफिट को लेके रिटेन अर्निंग में एंट्री बनाई, प्रॉफिट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने से? 50 से। मानते हो इस बात को? प्रॉफिट डेबिट रिटेन अर्निंग। फिर कंपनी ने कहा इसमें से हम 20% डिविडेंड देना चाहते हैं। कितने परसेंट डिविडेंड? 20% डिविडेंड। कितना बना? अब कंपनी ने कहा एक मसला है। क्या? कंपनी ने कहा कैश नहीं देना चाहते। क्या नहीं देना चाहते? आपने कहा हम कैश नहीं देना चाहते, तो लेकिन उनको बेनिफिट तो देना है शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी ने एक दिमाग लड़ाया, बोला एक काम करते हैं ना, इनको नए शेयर्स दे देते हैं। शेयर होल्डर को क्या करते हैं? कैश की जगह क्या दे देते हैं? शेयर्स दे देते हैं। क्या कर देते हैं? शेयर्स। अब जो शेयर्स देंगी इसको क्या कहते हैं? बोनस। क्या कहते हैं? बोनस। बोनस क्या होता है चाहो तो लिख लो, बोनस इज अ डिविडेंड in the form of shares. Bonus is the dividend in the form of shares. बोनस क्या होता है सर? अब सुनना, बोनस की कंपनी एंट्री क्या बनाती है, इधर देख लेना। एंट्री बनाती है रिटेन अर्निंग, डेबिट और शेयर्स इशू कर रही है, शेयर कैपिटल क्रेडिट। सही है सर। बोनस क्या होता है? कंपनी बोलती है डिविडेंड तो देना है, कैश नहीं देना चाहते, तो हमने कहा अलाउड है कि आप क्या करें, अपने शेयर्स ही दे दें। सही है सर। तो हमने कहा ये हो गया पहली शरारत, क्या? बोनस। दूसरी शरारत होती है राइट इशू। क्या होती है राइट इशू? क्या होता है? लॉ में पढ़ा है कहीं? चले सर, राइट इशू क्या होता है सुनना। राइट इशू नहीं, हाँ मैं आपको, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी लॉ है। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी लॉ है। अब आप सुने, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका उसमें 20% स्टेक है और आपके दोस्त का उसमें क्या है? 80% स्टेक है। अब आपका दोस्त कह रहा है यार बिजनेस में एक और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो आपको नहीं बताता कि भाई मैं एक और पार्टनर लाना चाह रहा हूँ, एक और इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा हूँ, 10 मिलियन चाहिए थे, और वो मार्केट से किसी तीसरे बंदे को उठा लेता है। आपको बुरा लगेगा? हाँ सर। आप कहेंगे भाई तू मुझे पता था, मैं ही तुझसे ले लेता, है ना, तुझे 10 मिलियन चाहिए थे ना, तुझे बिजनेस में, भाई तूने कहा इस वक्त तेरे बिजनेस में लगे हुए थे 80 मिलियन, मेरे कितने लगे हुए थे? तुझे 10 मिलियन चाहिए थे, तो तू मुझे कहता। अभी हमारा रेशो कितना था? 80% और 20%। तू मुझे कहता मैं 10 मिलियन और लगा देता, मेरे 30 हो जाते, तेरे कितने होते? 80 हो जाते, तो हमारा रेशो थोड़ा सा चेंज हो जाता। 30 आप डिवाइड करेंगे 110 से, तो उसका आपने कहा मेरा रेशो 20 से थोड़ा बढ़ जाता, तेरा 80 से थोड़ा, लेकिन हम पार्टनर कितने रहते? बस यही कॉन्सेप्ट है। जो शेयर होल्डर होता है ना, वो भी कहता है कंपनी को, जब तुम्हें नए शेयर्स इशू करने, क्या करने? नए शेयर्स, नया पैसा चाहिए, तो पहले आम आवाम के पास या नए लोगों के पास जाने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहता है मुझे बताओ। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम नए शेयर्स इशू करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर जो हम इशू करते हैं उसको क्या कहते हैं?
सर अगर ये मना कर दें तो लेने से, फिर किसी को भी दे सकते हो, लेकिन पहला हक किसका है लॉ के हिसाब से? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, कि भाई तू इन्वेस्ट कर दे, कंपनी को पैसों की जरूरत है, इक्विटी की जरूरत है, कंपनी को पैसे चाहिए, तू कंपनी से नए शेयर्स खरीद ले। देखो बोनस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। राइट इशू का मतलब क्या होता है? हम फ्री में शेयर्स नहीं दे रहे, हम पैसे से शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन हक किसका है? जिसके पास ऑलरेडी शेयर है। स्टॉक मार्केट में जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये राइट, आपका जो हक है ना कि आपको नए शेयर्स मिले, ये हक भी बिकता है। सही है सर। अब आगे बढ़ता हूं, तीसरी शरारत, मिड ईयर इशू। मिड ईयर इशू, ये मिड ईयर इशू क्या होता है? साल के बीच में शेयर, हमने कहा एक होता है साल के शुरू से शेयर इशू किए हुए, एक शेयर होल्डर को हमने कहा तुझे जनवरी से शेयर नहीं दे रहे, कब दे रहे हैं? जुलाई में। कब दे रहे हैं? जुलाई में। मिड ईयर इशू। अब आगे आते हैं, एक होता है शेयर स्प्लिट। क्या होता है? शेयर स्प्लिट। ये शेयर स्प्लिट क्या होता है सर? शेयर पॉइंट्स तो होता है, परसेंटेज नहीं, शेयर स्प्लिट होता है 10 रुपए वाले एक शेयर को 5-5 वाले 2 बना दिए। सही है। आपकी अम्मी ने आपसे 10 रुपए का नोट लिया और आपको 5-5 के 2 सिक्के दे दिए। ये अम्मी ने क्या कर दिया? नोट स्प्लिट कर दिया, है ना सर? नोट स्प्लिट। शेयर स्प्लिट भी यही होता है। कंपनी ने कहा भाई इधर आओ शेयर होल्डर, अभी तुम्हारे पास एक 10 रुपए वाला शेयर है, इधर आओ, ये शेयर वापस दौड़, 5-5 वाले 2 ले लो। और हमने कहा सर आखिरी चीज, ये चीजें अभी इन सबको डिटेल में देखना है, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सही है सर। और हमने कहा सर आखिरी चीजें शेयर स्प्लिट की तरह ही शेयर कंसोलिडेशन। यस सर, हमने कहा 5-5 वाले 2 शेयर्स को मिला के 10 वाला एक शेयर बना दो, इसको क्या कहते हैं? शेयर कंसोलिडेशन। दूध वाले के पास आप गए, आपने कहा ये 10-10 वाली 10 नोटें पकड़ और 100 की एक नोट दे दे। दूध वाला क्या कर रहा है? शेयर नोट कंसोलिडेशन। सही है सर। शेयर में भी कंपनी कहती है भाई इधर आओ, तुम्हारे पास 10-10 वाला एक शेयर है, 10 वाले 10 शेयर हमें दो, 100 रुपए वाला एक शेयर। तो ये क्या होता है? शेयर। तो हमने कहा सर एक बात याद रखना, अब ये चीजें ना पेपर में अगर तुम्हारे दिमाग में होंगे ना कभी गुमराह नहीं होगे। सर ने बताया है डिनोमिनेटर में कितनी शरारतें हैं? 5। बेसिक ईपीएस में छठी शरारत नहीं आ सकती। न्यूमरेटर में वैसे 2 शरारतें, तुम्हारे लेवल पे कितनी शरारतें? 1। और वो एक शरारत भी कौन सी है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। सही है सर। तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम ईपीएस का सवाल कर सकें। सही है सर, हम ईपीएस का सवाल कर सकें। एक दफा फिर क्विकली रिकैप करा दो। प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था, रिडीमेबल और रिडीमेबल का वर्ड आ जाए हमारा दिमाग क्या है? लायबिलिटी है। इसका ईपीएस पे कोई इंप्लीकेशन, यहां पर जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर रहे हैं ये रिडीमेबल वाले का नहीं है। दूसरे होते हैं इररिडीमेबल। इररिडीमेबल के केस में ये इक्विटी होते हैं, इनका डिविडेंड होता है। ईपीएस इंप्लीकेशन क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू कंप्यूट अर्निंग्स पर शेयर। फिर आएंगे इररिडीमेबल। इररिडीमेबल पे आए, इनकी हमने का फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव का मतलब क्या? अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों केसेस में आपको माइनस करना है। ये आपको अगर 1 साल कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो कंपनी के ऊपर फर्ज है कि अगले साल पिछले साल का डिविडेंड भी दे। सही है सर। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा, अगर डिक्लेयर करने भाई तो ही डिविडेंड देंगे, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो डिविडेंड नहीं देंगे। सही है सर। अब हम आएंगे, पहले न्यूमरेटर को टैकल करेंगे। किसको टैकल करेंगे? पहले न्यूमरेटर को टैकल करेंगे, उसमें हम डिनोमिनेटर की कोई शरारत नहीं डालेंगे। जिसको हैंड आउट नहीं मिला वो पड़ोसी से शेयर करे, और अगर पड़ोसी के पास भी नहीं है तो पड़ोसी को बदल ले। नहीं सर, आगे वाले जिनके पास है
वो 20-25 अभी हैंड आउट और आ रहे हैं। आगे वाले जो अभी हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो पीछे वालों को हैंड आउट दे दें, इस नियत से कि पेपर में फरिश्तों की मदद आपको मिलेगी। देखें सर, ये देखें, फरिश्तों की मदद के लिए हैंड आउट पीछे जाने देते जाए, पीछे देते जाए। मतलब ये देखें सर, आपने कहा सर भाई पेपर में फरिश्तों की मदद बहुत ज्यादा जरूरी है, बस अब इतनी मदद भी नहीं करोगे। चले सर आ जाएं। राइट इशू बेटा अभी पता चला, हमने कहा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर्स इशू करना। सही है सर, आप पुराने पार्टनर को ही कह रहे हो भाई बिजनेस को 10 मिलियन की जरूरत है, तुम और ले लो, नए पार्टनर के पास नहीं जा रहे। बोनस का मतलब होता है डिविडेंड देना है, कैश में नहीं देना, लेकिन डिविडेंड तो देना है 10 मिलियन का। तो कंपनी कहती है तुम्हें डिविडेंड कैश की बजाय शेयर्स दे देते हैं अपने। हाँ, ये न्यू शेयर्स होंगे। बोनस में, राइट में, मिड ईयर सब में क्या आ रहे हैं? न्यू शेयर्स। अभी सर ये मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, डिनोमिनेटर में तो डेविल है, सब देखेंगे। अभी किस पे आएंगे? न्यूमरेटर पे बेसिक ईपीएस, बेबी स्टेप ईपीएस, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आ जाओ। नहीं, मिड ईयर पे शेयर्स। रुको जरा, सब्र करो, अभी आएंगे उसके ऊपर भी हम सर, लेकिन पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक ईपीएस। खानानी लिमिटेड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीस एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। रिक्वायर्ड में क्या है? कंप्यूट ईपीएस। हमने कहा सर ये सवाल आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ आए सर। हमने कहा कि सर इसके अंदर ईपीएस बहुत सिंपल है, कुछ शरारत ही नहीं है। भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह कुछ बताया हुआ है? नहीं। तो हमने कहा 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ईपीएस कितनी आ गई? ये ईपीएस क्या बता रही है? खानानी लिमिटेड का शेयर होल्डर एक शेयर के ऊपर कितने रुपए कमा रहा है? खानानी लिमिटेड एक शेयर के ऊपर पूरे साल में कितने कमा रही है? 30 रुपए। सही है सर। अब हर साल देखो, पिछले साल 30 कमाए, इस साल 40 हो जाएंगे अगले साल। तो अगर ईपीएस बढ़ती जाएगी तो मार्केट वैल्यू भी क्या होती जाएगी? तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, ये सबसे अहम फिगर है पूरे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बहुत सारे लोग प्रॉफिट बोलते हैं, भाड़ में जाए। ये बता दो जी बेटा, कोई सवाल? कंपनी को फायदा नहीं होता, शेयर होल्डर को फायदा होता है। कंपनी का भी फायदा होता है। कभी तुमने सुना होगा आजकल बड़ी वो चलती है ना 1800 बिलियन की कंपनी, वो होता है ऐसा ही है। कंपनी का शेयर कैपिटल वैसे तो 300 मिलियन का होता है, 6 गुना मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। सही है सर। लेकिन कंपनी के बुक्स में मार्केट वैल्यू का बढ़ने का कोई अकाउंटिंग नहीं होती, शेयर होल्डर को फायदा होता है जी। नहीं, वो अलग है, वो अलग है। शेयर की वैल्यू बढ़ेगी कितने से, ये नहीं आए सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। सवाल नंबर 2। सही है सर। मिड ईयर इशू, अभी राइट इशू, बोनस सबको छोड़े सर। ये सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। अभी जब ये आएंगे तो आपको सवाल करते हुए समझ में आ जाएंगे। अभी हम न्यूमरेटर पे हैं, टारगेट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स क्लासिफाइड एज इक्विटी इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1 एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3 of this 3 million from continuing operations and rupees 5 lakh from discontinued। अब सर एक continuing discontinued क्या गया? वैसे ही आपके लेवल की चीज, लेकिन सर एक मजबूरी है हमारी। क्या? आईकेप ने जो नई स्टडी टैक्स है ना उसमें इसका जिक्र किया है, लेकिन मैं आपको अब इसका कॉन्सेप्ट देता हूं। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, याद हो गया? सर इसके ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड आता है कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड के ऊपर, IFRS 5, लेकिन वो आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, वो FAR 2 में भी
लेकिन ICAP ने अगर एक चीज अपनी स्टडी टेक्स्ट में दे दी है, ये एग्जाम्पल दी है, तो इसका मतलब है पूछ FAR2 में भी पूछ चुका है, क्योंकि ICAP कहता है इतना तो बच्चे को कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब सुनना सर, यूनिलीवर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिलीवर। सर आपकी एग्जाम्पल क्यों यूनिलीवर? क्योंकि सर मैंने यूनिलीवर में 2-2.25 साल बहुत मेहनत की है। सही है सर, तो वो कंपनी मुझे पूरी दिमाग में बसी हुई है। सही है सर। अब सुनिएगा, यूनिलीवर ने आज कहा कोरोना आ गया, कोरोना के बाद आवाम का फोकस चला गया जर्म्स प्रोटेक्शन पे, खूबसूरती गई भाड़ में। यूनिलीवर ने कहा लक्स को बंद करो, सिर्फ लाइफ बॉय चलेगा, अब सिर्फ लाइफ बॉय चलेगा, लक्स को बंद कर रहे हैं। अब यूनिलीवर ने कहा लक्स का ये क्या चल रहा है, आखिरी साल चल रहा है, लक्स अब क्या हो रहा है, बंद होने जा रहा है। यहां पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक पर्पस होता है कि आपको सही अकाउंटिंग दिखाए ना शेयर होल्डर को। उन्होंने कहा यूनिलीवर तुम पे फर्ज हो गया है कि तुम पूरी यूनिलीवर का प्रॉफिट अलग बताओ और लक्स का प्रॉफिट अलग बताओ। लक्स के बताओ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। क्यों अलग बताओ? इसलिए अलग बताओ ताकि शेयर होल्डर को पता चल जाए जो डिसकंटिन्यूड लिखा हुआ रहा है ना, ये इसका आखिरी साल है, अगले साल से कम इतना प्रॉफिट कंपनी में नहीं होगा, अगले साल कम से कम इतना प्रॉफिट कंपनी में नहीं होगा। तो शेयर होल्डर को अभी से बता दो तुझे शेयर्स बेचने कुछ करने तो चले जा भाई, लक्स क्या कर रही है कंपनी, बंद। तो आप कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं, सबने बोर्ड पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, इसका आंसर का देखें फॉर्मेट, पासिंग मार्क्स अप्रोच में। तो मैं बता दूं, इंपेयरमेंट में हमने पढ़ा ना क्या चीज पास कराएगी। सर चीजें हमें पता हो ना क्या चीज पास कराएगी, यहां पर न्यूमरेटर पास कराएगा। न्यूमरेटर में कितनी शरारत है? 1। अब स्टैंडर्ड कहता है जब प्रॉफिट अलग अलग कर रहे हो, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड, तो ईपीएस भी अलग दिखाओ। कंटिन्यूइंग पे आए, यहां पर सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं रिमेनिंग यूनिलीवर, रिमेनिंग यूनिलीवर, सिर्फ समझाने के लिए। और हमने कहा डिसकंटिन्यूड, किस पे आए? डिसकंटिन्यूड। और ये आ गए टोटल। इसने कहा टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 3.5 मिलियन। इसमें से ये हमने कहा लक्ष्य से जो कंटिन्यूइंग है, जिन ऑपरेशंस को हम बंद नहीं कर रहे उनका प्रॉफिट कितना था? 3 मिलियन। और जिनको बंद कर रहे हैं उनका कितना था? 5 लाख। तो हमने कहा टोटल कितना हो गया? 3.5 मिलियन। क्या यहां तक क्लियर है? अब हमने कहा सर न्यूमरेटर की फिगर पे हमें आना है। किस पे आना है? इसमें से हम एक चीज माइनस करते हैं, क्या? प्रेफरेंस। ये वो डिविडेंड होता है जो कि हमने कहा प्रॉफिट में से पहले मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ईपीएस जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए निकालते हैं? फिर रिपीट करो मेरे साथ। ईपीएस किसके लिए निकालते हैं? कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है। तो हमने कहा टोटल प्रॉफिट भैया ये था, ऐसा ही है। अब आते हैं, पढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ ₹1.5 लाख। कंपनी ने साल के दौरान ऑर्डिनरी डिविडेंड कितने का पे किया? 1.5 लाख का। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का पे किया? 65,000। प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी इन अकॉर्डेंस विद IAS 30। सर ये हमें हमेशा लिख कर देगा, सही है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन इक्विटी और लायबिलिटी आपका हेडेक, ये सीए फाइनल में उसने सिखाया हुआ है। तो हमने कहा अभी तो हमें बताएगा ये, ठीक है। एंटिटी जी हैड 1 मिलियन शेयर्स इन इशू थ्रू आउट दी। पूरा साल शेयर्स कितने थे? अब सुनना मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो बोर्ड पे चाहूंगा। कंपनी ने यहां पर 2 डिविडेंड दिए हैं। कौन से?
ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या होता है? जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब सर याद रखना, अपने पास इस सवाल का लिखोगे लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या होता है सर? जो कि आपको एंड में ये बात समझा देगा क्विकली कि इस टॉपिक में क्या शरारत है आपको। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे इग्नोर ऑर्डिनरी डिविडेंड इन ईपीएस क्वेश्चन। सवाल के ऊपर लर्निंग आउटकम लिखना है, रजिस्टर पे नहीं लिखना, क्योंकि आप एंड में हैंडआउट को देख रहे होंगे, रजिस्टर को नहीं। सही है? कौन? तो हमने कहा इग्नोर ऑर्डिनरी डिविडेंड इन ईपीएस क्वेश्चन। ईपीएस के सवाल में ऑर्डिनरी डिविडेंड को आपने हमेशा क्या करना है? इग्नोर करना है। हमेशा क्या करना है? इग्नोर करना है। सही है सर? क्या हम क्लियर है? तो आपने कहा यस सर, ईपीएस के सवाल में ऑर्डिनरी डिविडेंड हमेशा क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। अब आते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। अब किस पे आएंगे? सबकी तवज्जो इधर। प्रेफरेंस डिविडेंड इसने हमें बता दिया इक्विटी है। क्या बता दिया? इक्विटी भी है और इस साल पे भी हुआ है। तो क्या एंट्री बनेगी? बताओ क्या एंट्री बनेगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देखो हुआ क्या होगा, प्रॉफिट कितना आया होगा कंपनी के पास? 3.5 मिलियन। ऐसा ही है, कंपनी ने पहले प्रॉफिट को कहां डाल दिया? एंट्री बनाई प्रॉफिट डेबिट रिटेन्ड अर्निंग कितने से? 3 और फिर उसमें से कंपनी ने कहा कि भाई 65 का हमने कौन सा डिविडेंड दे दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। ऐसा ही है। अब सुनना, मासूमाना सवाल है, गलती से बिल्कुल नहीं डरना, जो समझ में है बताना। मैंने कहा टोटल प्रॉफिट का ब्रेकअप पता चल गया 3 मिलियन और दोनों की ईपीएस भी मुझे अलग से निकालनी है। अब मेरा सवाल है, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 65,000 का, कॉपी कोई नहीं करेगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? यहां से भी माइनस करूंगा, यहां से भी माइनस करूंगा। सही है सर? और टोटल में भी आ जाएगा। या हमने कहा सिर्फ कंटिन्यूइंग से माइनस करेंगे या सिर्फ डिसकंटिन्यूड से माइनस करेंगे या दोनों में तोड़ देंगे? सिर्फ टोटल में माइनस करेंगे। जिंदगी गुलजार। सर भाई एक तो है कि सिर्फ कंटिन्यूइंग से माइनस करूं, एक तो है कि सिर्फ डिसकंटिन्यूड से करूं, एक है कि दोनों से बराबर करो, तीसरा हमने कहा ऑप्शन है कि भैया तोड़ दो। तोड़ो किस बेसिस पे? कंटिन्यूइंग में चले जाए 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.5 है ना सर? तो ये कितना आ रहा है बताओ? कॉपी कोई नहीं करेगा। 55,714 और बाकी जितना भी होगा 65 में से 9,286 92857। सही। हमने कहा ये यहां पर आ जाए। ये करे कितने लोग कह रहे हैं सर ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं सर नहीं ये ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए? आधे आधे बांट ले। कोई गेम चल रहा है ये? एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा। हाँ सर। सर कितने लोग कह रहे हैं सर सिर्फ कंटिन्यूइंग से माइनस करेंगे? कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ डिसकंटिन्यूड से? सर जो लोग कह रहे हैं सिर्फ कंटिन्यूइंग से वही सही है। अच्छा आप कह तो रहे थे लॉजिक बताओ। कंटिन्यूइंग वाले लॉजिक बताएंगे। सर देखें अगले साल इतना प्रॉफिट कंटिन्यूइंग से कम आएगा, इसके आसपास आ जाएगा या इससे ज्यादा? अगले साल भी ये प्रेफरेंस डिविडेंड होंगे। ऐसा ही है? अगले साल ये डिसकंटिन्यूड नहीं होगा। जब अगले साल है ही नहीं और अगले साल इस 65 को पूरा माइनस होना है इससे, तो शेयर होल्डर को आज ही आइडिया दे दो कि भैया तेरी ईपीएस पे अगले साल पे ये पूरा इंपैक्ट लेगा। तो इसीलिए हम प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से माइनस करेंगे? सिर्फ कंटिन्यूइंग में से। लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखो इस सवाल का। प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम preference dividend will be subtracted only from continuing operations
प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी सबट्रैक्टेड, हैंडआउट का बोल दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी सबट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो सर जब मैं यहां पर आऊंगा तो मैंने कहा ये हो जाएगा 2935,000, ये कितना हो गया, 5 लाख से ये अपनी जगह 5 लाख रहा। अब मैंने कहा टोटल कितना आ गया, 3435,000, ऐसा ही है। इस फिगर को पता है मैं क्या कहता हूं, इसको कहता हूं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं, ये वो प्रॉफिट है जो सिर्फ किसको मिलेगा, ऑर्डिनरी। टोटल प्रॉफिट तो 3 था कंटिन्यूइंग का ऑर्डिनरी, लेकिन हमने कहा नहीं, इसमें से पहले 65 किसको जाएंगे, प्रेफरेंस वालों को। अब जो बचा है वो किस में बटेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में। अब इधर आएंगे, सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा डिनोमिनेटर में कोई शरारत, वेटेड एवरेज शेयर्स। अब हमने कहा, इसने हमें वाज़े अल्फाज में बता दिया कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं। हमने कहा एक शेयर होल्डर ने 1 मिलियन शेयर्स के ऊपर कंटिन्यूइंग से कितना कमाया, डिसकंटिन्यूड से कितना कमाया, टोटल में कितना कमाया। तो अब सर हम ईपीएस निकालें तो निकाल सकते हैं। हमने कहा इसको हम कह देंगे ए, इसको कह देंगे बी, तो ये हो गई ए डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 2.935 है ना सर। और हमने कहा ये कितना हो गया, 3.435। ये आपने ईपीएस निकाल ली पहले सवाल की, सही है सर। फर्क क्या था, शरारत कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा तो उसको अलग, डिसकंटिन्यूड उसूलन आईकेप को देना नहीं चाहिए था, लेकिन आईकेप ने अपनी नई स्टडी टेक्स्ट में पहला सवाल शुरू ये किया है, सही है सर। तो इसका मतलब है आईकेप चाहता है कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड का आपके पास कॉन्सेप्ट हो। हमने इस सवाल से कितनी बातें सीखी, 2। पहली बात, ऑर्डिनरी शेयर के डिविडेंड को क्या करना है ईपीएस में, इग्नोर। दूसरी बात, प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ किसमें से माइनस होगा, कंटिन्यूइंग। कॉपी कर लें। लॉजिक फिर से बता दें सर, लॉजिक इसीलिए मैं सुने, स्टैंडर्ड ने कहा अगले साल आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड भी होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, और इतना ही तकरीबन प्रॉफिट होगा या इसके आसपास होगा, डिसकंटिन्यूड नहीं होंगे। तो आज ही डिविडेंड सारे का सारा यहां से माइनस करके इस फिगर को कम कर दो, ताकि शेयर होल्डर को आज ही बता दो, देख पिछले साल सारा डिविडेंड इसी में से माइनस होगा, यही फिगर आएगी, इसी किस्म की। अकाउंटिंग का एक मेन पर्पस क्या है, शेयर होल्डर को ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करना। सर फिर रिपीट करना, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। यह आपको इंशाल्लाह पेपर में बड़े आराम से नंबर देके, FER2 में एग्जामिनर उसको कम पूछता था, 3 अटेम्प्ट में एक दफा, उसको पता था बच्चा आराम से कर लेता है। तुम्हारे में भी आ सकता है, लेकिन बहुत मुझे लगता है हर अटेम्प्ट का पार्ट नहीं बनेगा, शुरू के शायद 2-3 अटेम्प्ट पूछे, उसके बाद गैप देगा। बट सर याद रखें अब इंपॉर्टेंट चीज, जो टॉपिक तुमने यहाँ पर पढ़ लिया ना, FFR में कोई भी टीचर हो, मैं हूँ कोई भी टीचर हो, हम आपको ये टॉपिक कराते तो हैं, बट हम उम्मीद रखते हैं कि अब आपके पास इनकी क्या है, बेसिक्स है। तो वहाँ पर उसकी थोड़ी सी पेस क्या होती है, शुरू में हम बेसिक्स पे नहीं टाइम और आगे की चीजों पे जाते हैं। सर याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है पूरे अकाउंट्स की। आपसे मैंने कहा ना, लोग फोन कर करके पूछेंगे ईपीएस बता दो, क्योंकि पिछले साल की ईपीएस उनको पता होगी, इस साल की आपने बता दी, उसकी बेस पे वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट को पता चलेगा पिछले साल इस कंपनी ने एक शेयर पे 20 कमाए थे,
इस दफा 35 की खबर आ रही है, तो कंपनी में कुछ तो अच्छा हुआ है ना, शेयर्स खरीद लो। जैसे ये बात मार्केट में आएगी, शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है सर, बढ़े आगे। बेटा वेटेड एवरेज सवाल में गिवन है, इसमें अभी कोई शरारत नहीं है। जितने भी शुरू के सवाल आते हैं ना, उनमें हमने ये वेटेड एवरेज में कोई शरारत, ये बोनस सब आएंगे। असल गेम ही किसका है, वेटेड एवरेज का है। सही है सर। सर जिन्होंने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 2, वो जरा क्वेश्चन नंबर 3 करें। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है कॉपी, वो क्वेश्चन नंबर 3 करें। टोटल कंटिन्यूइंग से 2.935, डिसकंटिन्यूड से 0.5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने, अगर ये कर लिया है तो बच्चा। तो यही तो दिमाग लगाना है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था लाइबिलिटी होगा तो क्या होगा। वजह ये थी कि अगले साल प्रेफरेंस डिविडेंड भी पूरा होगा और सिर्फ कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट होगा, डिसकंटिन्यूड होगा ही नहीं ना। बिल्कुल सेम होगा। सर बिल्कुल पूरा सवाल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्क किस चीज का है, आए पढ़ते। इसने कहा है इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 65,000। प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। हमने कहा ये क्या है, लाइबिलिटी। अब मैंने आपको एक रूल बता दिया कि लाइबिलिटी को माइनस, लेकिन इसके पीछे की लॉजिक कौन बताएगा। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ तो माइनस भाई, एक्सपेंस तो है ना, माइनस तो करना चाहिए। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नहीं हो रहा ना। नहीं सर इसने सही जवाब, क्या नाम है जरा, अब्दुल राफे ने सही जवाब दिया। सर इंटरेस्ट ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, मैं अगर फिर से यहाँ से माइनस कर दूंगा तो मैं डबल इम्पैक्ट। कैसे, इधर देखो नौजवानों, P&L बनाया हुआ है हमने बचपन में, सेल्स होती है, नहीं भी बनाया हुआ तो देख लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, और फिर उसके बाद एक फॉर्मेट होता है P&L का, हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट, कि भाई खर्चे माइनस करने के बाद सेल्स रिलेटेड क्या, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमने कहा आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग और एडमिन के नाम से शायद आपने पढ़ा हुआ होगा। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है, नहीं सर, इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT का नाम क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपके पास आ जाता है, ठीक है सर, PBIT प्रॉफिट। इसके बाद इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर जो आपके पास फिगर आती है वो होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उसमें से क्या माइनस होता है, टैक्स एक्सपेंस। और फिर जो फिगर आती है वो क्या होती है,
नेट प्रॉफिट जिसको आप कहते हैं, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है सर। ये हमने कहा P&L का फॉर्मेट होता है, जिसने कभी नहीं देखा वो भी कॉपी कर ले। सेल्स से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? इस पे हमने कहा कि सर 4 तरह का प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। अब हमने कहा सर हम इसको क्यों माइनस नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे मेरा बच्चा, क्योंकि वो यहां पे ऑलरेडी डिविडेंड जो 65,000 का था ना लाइबिलिटी का, यहां पर माइनस हो चुका होगा, क्योंकि इसने हमें सवाल में फिगर कौन सी दी है? पीएटी दी है ना। तो इसका मतलब है इसने जिस चीज को इंटरेस्ट एक्सपेंस कहा होगा, लाइबिलिटी क्लासिफाई किया है, उसको ऑलरेडी माइनस कर चुका है। तो अब तुम्हें वापस माइनस करने की जरूरत, लॉजिक मैंने आपको समझा दी और मैंने एक आसान बता दिया। लाइबिलिटी वाला प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल माइनस नहीं होता, लेकिन मैंने आपको फिर इसके पीछे की लॉजिक भी बताई क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से माइनस हो चुका होता है। कंपनी जब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करती है तो उसको माइनस ऑलरेडी कर चुकी होती है। अब जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आई है, इसमें से कुछ आपको माइनस करने की जरूरत, तो आपकी ईपीएस कितनी आ गई? 3 की आ गई यहां पर, और ये आ गई 0.5, और टोटल कितनी हो गई? 3.5। क्या हम क्लियर हैं? आसान है ये। तो हमने कहा कि सर जी ये बड़े होके पढ़ेंगे सीए फाइनल में। यूजुअली मैंने बताया रिडीमेबल का केस होता है। रिडीमेबल क्या होता है? पिछली क्लास में लॉजिक दी थी, कंपनी कह रही है आज हमसे शेयर्स लो और हमको पैसे दे दो, 5 साल बाद आके शेयर्स वापस तुमसे ले लेंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे। तो ये वो वाला केस है, बोले एक तरह लोन की ट्रांजैक्शन है ना यार तुम, क्योंकि जब शेयर्स मिलते हैं तो कंपनी कहती है हम शेयर्स को वापस नहीं खरीदेंगे, मार्केट में बेच सकते हो तो बेच दो, हम वापस नहीं खरीदेंगे। तो जब कंपनी कैश वापस दे रही है तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। रिडीमेबल का मतलब है लाइबिलिटी वाला केस है। सही है सर? बढ़े आगे। आसान है क्या? आए सर, अब आगे आते हैं। सर मुझे एक मासूमाना सवाल का जवाब देंगे आप सब। मासूमाना सवाल का, ये अगर किसी को कॉपी करना है तो पहले लोग कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। सर फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ तुम्हें न्यूमरेटर निकालना है, डिनोमिनेटर, बस, और कुछ भी नहीं है। चलें सर अब आगे बढ़ते हैं। और मेरा सवाल है, मुझे बताओ रिडीमेबल में, मैंने आपको बताया इररिडीमेबल में तो क्यूमुलेटिव भी होगा, और क्या रिडीमेबल में ये 2 क्लासिफिकेशन हो सकती हैं? क्या रिडीमेबल में ये हो सकता है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव? नहीं। क्यों सर? वो तो कंपनी को लोन दे रहा है, और जो कंपनी को लोन दे रहा है वो कहता है मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो रिडीमेबल में ये 2 क्लासिफिकेशन, वो तो कहता है लोन चाहिए और इस साल का इंटरेस्ट भी इसी साल चाहिए। तो रिडीमेबल में क्या होता है? कंपनी कहती है हम तुम्हें कैश कभी भी वापस, हो सकता है ये यूं ही चलते रहे, तुम हमारे ये वाले शेयर्स मार्केट में बेच दो, या हो सकता है हम तुम्हें इसकी जगह ऑर्डिनरी शेयर्स दे दें, कंपनी कैश कभी भी वापस। तो इररिडीमेबल के केस में क्यूमुलेटिव भी होता है, और कंपनी ने कहा क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड अगर इस साल हमने डिक्लेयर नहीं भी किया तो अगले साल करेंगे डिक्लेयर, और आपको अगले साल दे देंगे पिछले 2 सालों का। और यहां पर अगर डिक्लेयर नहीं किया तो डिविडेंड नहीं देंगे। तो आए सर, अब हमने कहा अगली एग्जांपल्स, इसी क्लास तो 5:30 तक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सवाल नंबर 4। इन द ईयर 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ऑफ ₹3,00,000
3.5 मिलियन। अब इसने कहा डिसकंटिन्यूड जाए बाहर में। एंटिटी जी हैज ₹1 मिलियन 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 1 मिलियन है, उसके ऊपर 10% का मतलब क्या है, अंडरलाइन करके डिविडेंड। इसके ऊपर डिविडेंड कितना मिलेगा, 10%। This would entitle investors to receive a dividend of ₹1 lakh. If dividend not declared in current year, it will be paid in। सर जब ये लाइन लिख दी कि अगर डिविडेंड करंट ईयर में नहीं डिक्लेयर हुआ तो कब पे करेंगे, इसका मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव है। ये क्या है, क्यूमुलेटिव। अगर इस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी किया तो हम उसको कब पे करेंगे, फ्यूचर के सालों में लाजमी पे करेंगे। मैंने कहा जिसको अभी हैंड आउट नहीं मिला उसको अगली क्लास में हैंड आउट मिल जाएगा। तो हैंड आउट क्या है, क्यूमुलेटिव है ना सर। तो हमने कहा सेम कॉन्सेप्ट हियर। अब इधर आ जाए। हमने कहा सर डिसकंटिन्यूड तो यहाँ पे था ही नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंटिन्यूइंग। अब इसने कहा प्रॉफिट कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 3.5। अब मैं अगर कॉपी कोई नहीं करेगा, सब बोर्ड पे देखेंगे। इसी सवाल में अपने पास एक लाइन ऐड कर लो, इसी सवाल में अपने पास एक लाइन ऐड कर लो ताकि तुम्हें पेपर में कोई मसला ना हो। फ्यूचर ईयर्स के बाद एक लाइन ऐड कर लो, नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर, नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर। हमने कहा इस साल कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ सर, तो हम क्या यहां से माइनस करेंगे, यस सर। ये कौन से शेयर्स है, क्यूमुलेटिव है। कौन से हैं, कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी होगा तो फ्यूचर के ईयर्स में उसको पे। तो हमने कहा इसने हमें बताया भाई डिविडेंड है कितना, 1 लाख। तो हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना आ गया, 3.4 मिलियन। और हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे, हमने कहा कि भैया हमारे पास 1 मिलियन तो प्रेफरेंस शेयर्स थे ना। हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर्स, पिछले सवाल जैसे इसमें एक और चीज भी ऐड कर लो, वेटेड एवरेज शेयर्स हमारे पास थे 1 मिलियन ही। वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे, 1 मिलियन ही। तो टोटल हमने कहा ईपीएस कितनी आ गई, 3.4। इस एग्जांपल ने हमें क्या सिखाया सर, क्यूमुलेटिव अगर शेयर्स होंगे तो उनको आप बेशक डिक्लेयर ना करें, उनका आपको डिविडेंड माइनस करना है। क्या हम क्लियर हैं सर। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेबल, क्रेडिट। और ये अगले साल तक पेबल के नाम से आता रहेगा, ठीक है सर। अगले साल पे होगा तो वापस लेस, अगले साल सिर्फ अगले साल का होगा, सही है सर। सर अब एक कॉन्सेप्ट और आप लोग क्लियर कर लो, लेस तो अगले साल ही होना चाहिए, नहीं इस साल, ये इस साल की आपकी जिम्मेदारी है। शेयर होल्डर से आपने वादा किया था ये इस साल की लायबिलिटी है भाई, तुझे डिविडेंड देंगे ही देंगे। अगर किसी साल नहीं दे सके तो अगले साल दे देंगे, लेकिन अगले साल भी जब ये डिविडेंड दोगे 1 लाख का तो ये क्या बोलोगे, ये पिछले साल का जो तुम्हें नहीं दिया था ना वो है, समझे। तो ये इस साल की क्या है, लायबिलिटी है। एंट्री बनाई रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेबल। आए सर अब एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा, नहीं भी है तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल वाले भी हैं और बेचारे शर्म के मारे कुछ नहीं कहेंगे। देखें सर मसला हो ना पूछ लें, आपका पूरा हक है मेडिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों पूछने का, सही है सर। आपके पेपर की कॉस्ट से ज्यादा कोई चीज नहीं है, आप पूछें कोई भी मसला। मैं आपको सुनिएगा बताता हूं क्या है कॉन्सेप्ट। सर डिविडेंड हम दे दे किस में से है, प्रॉफिट में से। डिविडेंड दे दे किस में से है, प्रॉफिट में से, सही है। लेकिन डिविडेंड जो हमेशा मिलता है ना वो मिलता है शेयर कैपिटल की अमाउंट के ऊपर।
क्या कहा मैंने? डिविडेंड देते किस में से है? प्रॉफिट में से। लेकिन जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता किस पे है? क्या मतलब? अब सुनना, कंपनी ने कहा हमारा प्रॉफिट आया, हमारा सुनना, कंपनी ने कहा हमारा प्रॉफिट आया, हमने कहा नहीं, हमने कहा 25,000 का। कितना? 25,000 का हमारा क्या आया? प्रॉफिट आया। ये कंपनी ने कहा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट के हम दो हिस्से करेंगे। पहले तो पूरा प्रॉफिट हम देंगे रिटेन अर्निंग में, है ना? एंट्री बनाई प्रॉफिट डेबिट रिटेन अर्निंग 25,000, सही है सर। अब कंपनी ने कहा हमारे पास शेयर कैपिटल है, केस ये वाला है, प्रॉफिट कितना है? 25,000। प्रॉफिट डेबिट क्या? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया कि अब इसमें से क्या देना है? डिविडेंड देना है, सही है। बांटना। कंपनी ने कहा हमारा शेयर कैपिटल है 1 लाख। कितना है? 1 लाख। और आपको सवाल में कहेगा कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है? 10% डिविडेंड दिया है। अब ये जो 10% है ना, ये तुम 25 पे नहीं लगाओगे, ये तुम 1 लाख पे लगाओगे। क्या आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न मिला है? आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में टोटल शेयर इन्वेस्ट कितनी है? 1 लाख की, उसका कितना रिटर्न है? तो अब कंपनी ने जो डिविडेंड का अमाउंट कंप्यूट करना है वो कैसे करना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10%, कितना हुआ? 10,000। अब कंपनी एंट्री बनाएगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कितने से? तो अब एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिविडेंड मिलता किस में से? प्रॉफिट में से। लेकिन डिविडेंड कंप्यूट किसके रेफरेंस से होता है? शेयर कैपिटल के। फिर से रिपीट करो, डिविडेंड मिलता किससे? प्रॉफिट में से। लेकिन डिविडेंड कंप्यूट किससे होता है? शेयर कैपिटल के रेफरेंस से। ये हमें हमेशा कहेगा कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया है। तो 10% डिविडेंड का मतलब क्या है? जो भी शेयर कैपिटल का कंपनी ने उसका कितने परसेंट बांट दिया? का 10% ले लो। जी बेटा। नहीं, वो कंपनी रख लेगी कि भैया फ्यूचर में कोई खर्चे आएंगे, बिजनेस को बड़ा करना होगा, है ना सर। दुकानदार कमाता है, जो दुकान में से एक अमाउंट घर लेके जाता है, जो अमाउंट घर लेके जा रहा है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? डिविडेंड। और एक अमाउंट दुकान पे छोड़ देता है कि इससे मजीद माल करूंगा, मजीद ग्रोथ करूंगा। जी 10% शेयर कैपिटल की जो वैल्यू होगी वो अगर प्रॉफिट से ज्यादा आ गया तो नहीं आएगा। आ भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं आता। लेकिन क्योंकि पिछले सालों का भी तो जमा हुआ होगा, ये हर साल एक गुल्लक में जा रहा है। सही है सर। जी नहीं, वो अलग है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्डिनरी की। प्रेफरेंस का तो फिक्स होता है। प्रेफरेंस का जैसे इस सवाल में भी इसने हमें क्या कह दिया? 1 मिलियन 1 लाख फिक्स है। प्रेफरेंस वालों को तो 1 मिलियन के ऊपर क्या होता है? 1 लाख। अब सुनना, इसका एक सवाल आया, सर अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ऑर्डिनरी वालों को डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस वालों को फिर भी देना है। इनको बेचारों को, ये हम पूरी काम हमने कहा, ये जो डिविडेंड कोई भी हो किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे। किस पे मिलता है? आपने देखा, तभी मैंने यहां पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो क्या किया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ था 1 मिलियन, उसका हमने कितने परसेंट लिया? 10%। तो ये बात लर्निंग आउटकम लिख लो इस सवाल का। डिविडेंड विल बी कंप्यूटेड ऑलवेज, डिविडेंड विल बी कंप्यूटेड ऑलवेज with reference to, dividend will be computed always with reference to share capital, with reference to share capital। क्लास को 5:30 तक कर ले नमाज के ब्रेक के साथ। क्या करोगे घर जाके? क्या कह रहा है? 10% जी हाँ, उनकी अलग कहानी चलती है जी। प्रेफरेंस का मतलब ही क्या है? इनको प्रेफरेंस मिलेगी। आए सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। ये नोट कर लें और इसके बाद जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और खुद करेंगे।
यार नमाज जमात से पढ़नी चाहिए ना। अगले हफ्ते से ताहिर साहब टाइम टेबल में डाले या क्लास मगरिब तक होगी हमारी ये वाली। 6 बजे तक। यस, इंशाल्लाह सर। तुम 12 बजे आते हो। लो लो सर तो भी क्या होता है? कोई 10 से 6 भाई, मतलब ऑफिस में दिन में 9 से 5 गुजारोगे तो 10 से 6 में बेटा ये ऐसा लगता है। यहाँ पर टीचर कुछ नहीं कहता, वहां पर जब बॉस जलील करेगा ना तो टाइम पास होना भी बेटा बॉस बेटा ये इल्म की दौलत है। अपनी आगे की जिंदगी गुजारोगे इस दौलत के साथ इंशाल्लाह। सामने क्या कह रहा है? हाँ ये तो है ना यार। एक बार मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, मैं सीए कर रहा था, वो इसी सीए। हम लोग पढ़ रहे थे और उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा यार एक बात बता, अचानक से पढ़ रहे थे ना दोनों, बोलता है कल मर गए तो दोनों, क्या फायदा इस सब का? मैंने कहा बात तो तेरी सही है, मुझे लग रहा है अभी तुझे पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा भाई, बाहर जा। मतलब उसका पॉइंट ये था कि भाई छोड़ दो ये पढ़ाई वढ़ाई, अभी पार्टी करते, कल मर गए तो क्या फायदा। सही है, चले सर बढ़े आगे। ये क्लियर हो गया सर। डिविडेंड किस पे मिलता है, कंप्यूट किस पे होता है हमेशा? शेयर कैपिटल पे। बस ये आखिरी सवाल करते फिर ऑफ करते, क्योंकि फिर हमने कहा शरारतें शुरू हो जाएंगी डिनोमिनेटर की, उसको आपको अगली क्लास। वजह ये है कि सर अगर इस क्लास में सिर्फ वो बच्चे होते ना आइए पढ़ के आने वाले तो मैं आपको नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने कहा कि सर बस ये आप देखें इस टॉपिक के एंड तक पे सारे बच्चे इंशाल्लाह बराबर हो जाएंगे। कुछ तो अभी भी हो गए होंगे, कुछ को जो स्ट्रगल आ रही हो टेंशन ना लें। आखिरी क्वेश्चन नंबर 5, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर entity G made profit after tax from of rupees 3. Entity G has rupees 1 million 10% preference share capital in issue. This would entitle investors to receive a dividend of 1 lakh only if and dividend not declared in year 1. बेटा आंसर बताओ, ईपीएस बताओ कितना आंसर आएगा ईपीएस का? कितना आंसर आएगा? हमने कहा कि सर 3.5 थे, अब डिविडेंड क्या था? नॉन क्यूमुलेटिव था। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? अगर डिक्लेयर किया तो देना है, वरना नहीं देना है। तो हमने कहा अगले सालों में नहीं हो देना। सही है सर। तो अब हमने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड 0 हो गया। 3.5 थे, ईपीएस कितनी हो गई? 3. अब सुनना सर, अब सर सुनना, पेपर में एग्जामिनर वैसे तो ये हरकत नहीं करेगा, फिर भी शरारती है, कर दी उसने, फिर भी शरारती है, कर दी उसने। तो हमने कहा वो नहीं बताता क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, वो पेपर में तो मैं नहीं बताता कि क्यूमुलेटिव का। उसने कहा बस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब वो खामोश है कि क्यूमुलेटिव है या, तो बाय डिफॉल्ट किस पे जाएंगे? बाय डिफॉल्ट अजम्पशन क्या होगी? क्यूमुलेटिव है, क्योंकि आपने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला अपना डिविडेंड इतनी आसानी से छोड़ता अनटिल एंड अनलेस कंपनी क्या हो। हाँ वो ये बता देगा इररिडीमेबल है, लेकिन ये नहीं बता रहा क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करना है? क्यूमुलेटिव। एक कॉन्सेप्ट और कर लें, तुम लोग वैसे एक तो क्लास में आए लेट,
चले उनका भी एक मसला, फिर तुम्हें जाना भी, और फिर मैं आपको बता दूं अभी तुम लोग बैठे हुए हो 120, 25, 30 और 50, 60 माशाल्लाह ऑनलाइन है। और सर अभी भी मैं आपको बताऊं 100 के करीब अवाम तो वो है, बल्कि शायद 100 से थोड़ी सी ज्यादा माशाल्लाह, जो कि रिकॉर्डिंग पे है, आने की जहमत ही। लेकिन हमने कहा सर ट्यूसडे वाली क्लास में आप तो देखो, ट्यूसडे वाली क्लास मेरा बच्चा आप लोग मिस नहीं कर सकते। वजह क्या है सर? ट्यूसडे वाली क्लास में डिनोमिनेटर असल है, इस वजह से। वैसे तुम लोग जानबूझकर जल्दी जो है ना रो धो के क्लास जल्दी ऑफ करवा लेती हो, ट्यूसडे वाली क्लास जल्दी ऑफ भी। आज मेरी मजबूरी थी कि मैंने ये क्लास तुम्हें कमिट कर लिया था, मजबूरी पे एक शेर याद आ गया, फिर कभी। इतना मजबूर ना कर के बात बनाने लग जाएं, इतना मजबूर ना कर के बात बनाने लग जाएं, और हम हर कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर के बात बनाने लग जाएं, और हम हर कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे सुने हैं मेरी समातों ने अब, कि सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। आखिरी 2 लाइनें हैं। इतने सन्नाटे सुने हैं मेरी समातों ने अब, कि सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जितने लौंडे मेरे पांव दबाने लग जाएं। सर क्विकली रिवाइज करते हैं ईपीएस। क्या रिवाइज करते हैं सर? हमने कहा ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, इसका स्कोप सिर्फ लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। न्यूमरेटर में हमारे सिलेबस में कितनी शरारतें हैं? 1। सिर्फ क्या है? प्रेफरेंस। हमने कहा सर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल और रिडीमेबल लायबिलिटी। उनकी ईपीएस इंप्लीकेशन कुछ भी। इररिडीमेबल का डिविडेंड हमें हमेशा क्या करना है? माइनस करना है। फिर आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि सर इररिडीमेबल में 2 क्लासिफिकेशंस, क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो ना हो मिलेगा, अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल, दोनों सालों का। नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो ही मिलेगा, वरना। अगली क्लास ट्यूसडे की सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।